हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 19 जुलाई का ये प्यारा सा खूबसूरत सा आर्टिकल आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे। एन एनाक्रोनिज्म इसका टाइटल है। इस आर्टिकल में आपको नॉलेज भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी, बहुत सारी वोकैब भी मिलेगी। तो ऐसे आर्टिकल्स कभी मत मिस किया करो, कभी कभी ऐसा कॉम्बो आपको मिलता है। ये आर्टिकल आपको बताएगा कैसे दुनिया की छोटी इकोनॉमीज़ रोटी कपड़ा मकान में इतनी फंस चुकी हैं कि बड़े बड़े जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज ही नहीं करवा पाती, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। अपना क्विज देख लो। अगेन वही बात, सिर्फ जो है ट्रांसलेशन मत करते रहना, साथ साथ में हर एस्पेक्ट को लेके चलना है। ग्रामर हो, वोकैब हो, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो। और ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग इस क्विज पे हो जाएगी अप्लाई एट द लास्ट ऑफ द क्लास। मन से चीज़ों को सीखो और आपको मिलने चाहिए 7 आउट ऑफ 7। शुरू करेंगे क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑल राइट, कह रहा है जी एन अक्रोनिज्म। अब क्या होता है ये एन अक्रोनिज्म? रट्टा मरवा दूँ इसका? देखो, रट्टे मार के काम चलेगा नहीं। इंग्लिश में हमेशा बताता हूँ 3 लाख वर्ड्स हैं डिक्शनरी में। आपको तो 5,000 ही याद करने हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, और उनकी लगा लो निशानियाँ। देखो, इसमें बना है जी एक्रो रूट। एक्रो का मतलब होता है टाइम, या फिर इसको आप बोलते हैं क्रोनो रूट। क्रोनो एक्रो है ना। अब हर वो चीज़ एनाक्रोनिज्म है जो क्रोनोलॉजिकली यानी टाइम के हिसाब से मिसप्लेस्ड है। एग्जांपल दूं मैं आपको। आपकी जेब में फ़ोन होगा एप्पल का, सैमसंग का, शायोमी का, रेडमी का, है ना, स्मार्टफोन। और इसी बीच कोई आदमी आपको नोकिया का फ़ोन यूज़ करता हुआ मिले, वो पुराना वाला 3312, 3315, याद है ना, सांप वाला गेम चलता था जिसमें। तो वो आदमी आज आज 2023 में एनाक्रोनिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चीज़ तो वो सही यूज़ कर रहा है, लेकिन वो चीज़ क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड है। सन 2010 में यूज़ करने वाली चीज़ को 2023 में यूज़ किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? किसी चीज़ का अपने वक्त से गलत जगह पे होना इज कॉल्ड एन एनाक्रोनिज्म। चलिए, अब इसके एग्जांपल्स आप आर्टिकल में और भी देखेंगे। बात कर रहा है ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स की। ये कॉमनवेल्थ गेम्स आज से 50 साल पहले सही थे, लेकिन आज जब 2023 में ये गेम करवाते हो ना, इन गेम से किसी को कोई फीलिंग नहीं आती है कॉमनवेल्थ जो है कॉमनवेल्थ की। सब लोग जो है अपनी आज़ादी पा चुके हैं, गुलाम अब कोई नहीं अंग्रेज़ों का। इसलिए ये गेम्स जो हैं एन एनाक्रोनिज्म फील होते हैं, अपने टाइम के हिसाब से मिसप्लेस्ड फील होते हैं। चलिए, अब टाइटल पैराग्राफ देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द कॉमनवेल्थ गेम्स विल स्ट्रगल टू बी फाइनेंशियली वाइबल। इसने अपना जजमेंट ही सुना दिया। कह रहा है ये कॉमनवेल्थ गेम्स अब इतने ऑब्सोलीट हैं, इतने आउट ऑफ टाइम हैं कि ये स्ट्रगल करेंगे, ये जूझेंगे, संघर्ष करेंगे फाइनेंशियली वाइबल या टिकाऊ होने के लिए। वाइबल का मतलब होता है ड्यूरेबल, ऐसी चीज़ जो सालों साल चल सके, जो प्रैक्टिकल हो, सस्टेनेबल हो। फाइनेंशियली का मतलब है आर्थिक तौर पे। तो ये गेम अब बिल्कुल ही ऑब्सोलीट है, इनका कोई जो है ना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है आज की डेट में। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि फाइनेंशियली इन गेम्स को फंड करने के लिए कोई भी कंट्री रेडी नहीं होगी। गेम्स आपका सब्जेक्ट है। स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स के आगे आप द लगाते हैं, द ओलंपिक्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स, द, ठीक है, जो भी लगाना, कोई भी स्पोर्टिंग जो है टूर्नामेंट हो। वो अब इसकी विल स्ट्रगल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रहा है। वाइबल का मतलब आपको समझा दिया, जो सालों साल टिकाऊ रहे, ड्यूरेबल रहे, अप्रोप्रिएट हो, फिजिबल हो, वाइबल कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़े। मोटी मोटी सारी वोकैब इस आर्टिकल की आपसे शेयर करेंगे, 5-6 वर्ड्स, ताकि बीच में बार बार ब्रेक ना लेना पड़े। ये सारे वर्ड्स आपको इस शीट पे मिलेंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दे दिया करो, मेरे कहे बिना। कह भी देता हूँ मैं, फिर भी नहीं देते, दे दिया करो। थोड़ा सा चैनल भी ग्रो होगा और बच्चे आएंगे ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और उसी के साथ में, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एसए, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू।
चलिए वो कैब शीट आपकी 19 तारीख है ना आज। एन एन एनक्रोनिज्म, ये वर्ड बोलने में मुझे खुद को बड़ी तकलीफ होती है, देखो अजीब सा वर्ड है। तो यहीं से शुरू करेंगे। एनाक्रोनिस्टिक क्या होता है? जो चीज़ क्रोनोलॉजिकली गलत जगह पे प्लेस्ड हो, टाइम के हिसाब से मिसप्लेस्ड हो। 1970 का काम 2020 में हो रहा हो तो वो एनाक्रोनिस्टिक हो जाएगा अपने आप ही। कंजर्वेटिव कस्टम्स, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं। कंजर्वेटिव कस्टम्स आर एनाक्रोनिस्टिक इन अ मॉडर्न सोसाइटी। दकियानूसी जो क्या बोलते हैं, दकियानूसी जो रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, वो एनाक्रोनिस्टिक हैं, क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड हैं एक सभ्य और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। आज आप वो पुराने दकियानूसी काम, वो कस्टम्स को अगर चलाओगे, ठीक है ना, तो टाइम के हिसाब से वो मिसप्लेस्ड होंगे आज की दुनिया में। ऑब्सोलीट इसका एक कॉमन सा सिनोनिम है इस वर्ड का। एनाक्रोनिस्टिक एक एडजेक्टिव है और इसका नाउन फॉर्म होता है एनएक्रोनिज्म। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन में थोड़ा डिफरेंस करना आप सीखें। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में यू विल सी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आज आपका एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताना, ओवरस्टेट करना, है ना, राई का पहाड़ बनाना। इनसिक्योर पीपल टेंड टू एग्जैजरेट देयर वर्च्यूज एंड हाइड देयर वाइसेस। जो लोग इनसिक्योर होते हैं, कमज़ोर होते हैं अंदर से, उनकी आदत होती है बढ़ा चढ़ा के बढ़ाने की अपने वर्च्यूज़ को, अपनी अच्छाइयों को, और छुपाने की अपने वाइसेस को, अपनी बुराइयों को। ठीक है, चलिए एग्जैजरेट बढ़ाने चढ़ाने को आप इम्बैलिश और ओवर एस्टिमेट करना भी बोलते हैं। यू विल एनकाउंटर दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड है अपना शैगरिन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। शैगरिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट। कुछ ऐसा काम हो गया आपसे, 20 लोगों के बीच में आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो वो फीलिंग आती है ना वो वाली कि धरती फट जाए और मैं अंदर चला जाऊं, दैट फीलिंग इज शैगरिन, है ना। ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, शैगरिन। मच टू हिज शैगरिन ही केम लास्ट इन द रेस। देखिए मच टू का मतलब होता है के लिए, या दिखाने के लिए, या प्रूव करने के लिए, है ना। ऐसे इस वर्ड को आप फ्रेज को याद रखें। दिखाने के लिए उसकी शैगरिन को, या बहुत ज़्यादा उसकी एम्बैरेसमेंट के लिए वो लास्ट आया अपनी रेस के अंदर आखिरी आया। समझ पा रहे हो ना। तो ये उसकी शैगरिन की बात थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट था। 3 लोग दौड़े और आप तीसरे आ जाएं, है ना, 2 लोग दौड़े और आप समझ गए ना, इस तरह की बात। चलिए ह्यूमिलेशन बोल सकते हैं इसको। यू विल सी द वर्ड ह्यूमिलेशन इन द आर्टिकल टुडे। अब आज शैगरिन नहीं आया तो उस पर ध्यान ऐसा ना हो आप मत दे रहे हो, कल आ जाएगा भाई शैगरिन। आज ह्यूमिलेशन आ गया, एम्बैरेसमेंट आ गया, तो कल शैगरिन आ जाएगा। वर्ड्स को तो कनेक्ट करके रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड है अपना आज का ऑनरस। ये वर्ड बना है ऑनस से। किससे बना है जी? ऑनस से। ऑनस का मतलब होता है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। समथिंग विच इज़ ऑन अस, एक ऐसी चीज़ जो हमारे ऊपर है, विच इज़ ऑन अस, वो हमारी जिम्मेदारी है। ऑनस वर्ड का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब देखो ऑनस से ऑनरस बनाया तो इसका मतलब क्या है? ऐसा काम जो एक्सट्रीमली हैवी हो, जिम्मेदारी में, बर्डन में, जिसको करना बहुत मुश्किल हो, या ऐसी चीज़ जिसमें जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो। द टीचर गेव एन ऑनरस असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स एज होमवर्क। टीचर ने दे दिया एक बर्डनसम, एक बोझिल करने वाली असाइनमेंट को बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, होमवर्क के तौर पे एज होमवर्क। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, इसका एक कॉमन सिनोनिम है आर्डुअस। आर्डुअस आज नहीं आया लेकिन बहुत बार आता है, इसको भी ध्यान रखना है। लास्ट वर्ड देखें आज का, स्टैगरिंग। अब स्टैगरिंग वर्ड को याद करना हो तो आप स्टैगर वर्ब को याद करें। ये वर्ब मैंने आपको कम से कम पिछले 2 महीनों में 30 बार बता दी होगी, क्योंकि इस वर्ब के बहुत सारे सिनोनिम है, बार बार आते हैं। जैसे इसका एक सिनोनिम है फॉल्टर, याद आया कुछ? फिर इसका एक सिनोनिम है रील अंडर, साफ साफ लिखता हूँ ताकि समझ में आए, रील अंडर या फ्रॉम। तो स्टैगर, फॉल्टर, लर्ज, रील अंडर या रील फ्रॉम, इन सब का मतलब होता है जी लड़खड़ा के चलना किसी चीज़ के बोझ के तले। अब स्टैगर से आपने एडजेक्टिव बना दिया स्टैगरिंग। स्टैगर मतलब लड़खड़ा के चलना, स्टैगरिंग मतलब ऐसी चीज़ जो आपको लड़खड़ाने पे मजबूर करे। अब बताओ वो चीज़ क्या होगी? ऐसी चीज़ जो एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग हो। कभी कभी ऐसी चीज़ आपको बताई जाती है ना, आप चलते चलते रुक जाते हैं, है ना, इतना सरप्राइज आपको फील होता है कि आप लड़खड़ा जाएं, ऐसी बात आपको बताई जाए। दैट थिंग इज कॉल्ड स्टैगरिंग। फॉर द पास्ट 30 years द इंडियन इकॉनमी हैज़ ग्रोन एट अ स्टैगरिंग पेस ऑफ 7 to 10% पर एनम। पिछले 30 सालों से भारत की इकॉनमी ग्रो की है एक ऐसे स्टैगरिंग पेस पे, एक बहुत ही हैरान करने वाली रफ्तार से, जो है 7 से 10% की पर एनम हर साल। तो स्टैगरिंग मतलब
इतना हैरान करने वाली चीज़ जो आपको लड़खड़ाने पे मजबूर करे। शॉकिंग बोल दो, अमेजिंग बोल दो, एस्टाउंडिंग, स्टंडिंग, है ना, स्टनिंग, माइंड बॉगलिंग, जो है ब्लोइंग, इस तरह के वर्ड जो हैं आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वोकैब को जितना कम बर्डन बनाओगे, जितना कम ऑनरस बनाओगे, उतनी ज़्यादा याद होगी। ये आदतें गंदी छोड़ दो कि मैं 50 वर्ड याद करूँगा, 20 वर्ड याद करूँगा, ऐसे वोकैब याद नहीं होती। 5-7 वर्ड पकड़ो, आर्टिकल पढ़ो, जो उसमें से निकालो, पढ़ते पढ़ते वो वर्ड रीडिंग में आएंगे, उनके सही मायने आपको पता लगेंगे ना, तभी वोकैब हो पाती है। तो आर्टिकल पढ़ना, रीड करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप दिन में करेंगे। चलिए अब एक समरी देंगे आर्टिकल की। समरी ये है कि पिछले साल भी ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। इस साल भी ऑस्ट्रेलिया ने बोला था और फिर लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। हमारा आर्टिकल करे जी 2 बातें। पहली बात तो ये कि ये जो गेम्स वेम्स है ना, ये बड़े बड़े ओलंपिक्स, ये अमीर देशों के काम है। ऑस्ट्रेलिया ज़रूर अमीर है, लेकिन इतना अमीर भी नहीं है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अमीर है, लेकिन जीडीपी के हिसाब से उतना अमीर नहीं है ना, छोटा देश है पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो ये जो बड़े अमीर देश है ना, यूएस जैसे, चाइना है या यूरोप की कंट्रीज़ है, ये उन्हीं के बस का खेल रह गया है। अब बड़ा आसान नहीं होता किसी भी गेम को ऑर्गेनाइज करना। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ गए। दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये है कि एक तो वैसे ही मुश्किल है गेम्स को ऑर्गेनाइज करना, ऊपर से आपने पकड़ रखा है कॉमनवेल्थ की पूंछ। ऐसी कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ गेम खेलती हैं जो कभी अंग्रेज़ों की गुलाम थी। अब वो गुलामी ख़त्म हो गई, 60-70 साल बीत गए, अंदर से फीलिंग ही नहीं आती कि कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करें। इसकी हिस्ट्री जो है, लेगेसी जो है, वो अपने आप में ही आपके लिए एम्बैरेसिंग है। इस गेम में पार्टिसिपेट करने का मतलब ही ये है जी, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो ये गेम को तो वैसे ही मन नहीं करता किसी कंट्री का ऑर्गेनाइज करवाने का। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये गेम आपको होता हुआ दिखे ही ना, क्योंकि ये फाइनेंशियली वाइबल नहीं रहेगा, कोई इसको फंड करने के लिए रेडी नहीं होगा। आज की टोन है कंसर्न्ड, इन गेम्स के लिए कंसर्न्ड है, हो सकता है बंद हो जाएं। चलिए अब शुरू करें। ये सब मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं सर समरी में तो ये भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं, तो फिर ये आर्टिकल में क्या बताऊंगा मैं? समरी वही होती है जो सबकी समझ में आ जाए और 10-20-50 सेकंड में आपको बताई जा सके। अब आर्टिकल में डिटेल में देखो। कह रहा विद लेस देन 3 years टू गो, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया टू विड्रॉ फ्रॉम द होस्टिंग ऑफ द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स और CWG हैज़ कम एज अ माइटी ब्लो टू द स्पोर्टिंग मूवमेंट। कह रहे जी 3 साल से भी कम वक्त रह जाने के साथ ही, विद मतलब साथ ही, लेस देन 3 मतलब 3 से भी कम, ईयर्स मतलब साल, टू गो मतलब बाकी। तो कह रहे जी 3 साल से भी कम के टू गो हो जाने के साथ ही, रह जाने के साथ ही, बाकी होने के साथ ही हुआ क्या? हुआ ये कि जो फैसला है ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोविंस की गवर्नमेंट का, जिसका नाम है विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रोविंसेस हैं, देख लेना, प्रिटोरिया, विक्टोरिया, है ना। तो विक्टोरिया जो प्रोविंस है, उसकी जो गवर्नमेंट है, उसका जो डिसीजन है अपने हाथ खींच लेने का, विड्रॉ कर लेने का, होस्टिंग से, मेज़बानी से 2026 के CWG गेम्स की। कह रहा है ये डिसीजन आया है, हैज़ कम। और कैसे आया भाई साहब? ये आया है एक माइटी ब्लो के तौर पे, एज अ माइटी ब्लो। अब ये क्या बोला है? माइटी मतलब जिसमें माइट है, जो पावरफुल है। माइट मतलब पावर, माइटी मतलब पावरफुल। ब्लो का मतलब होता है जी घूंसा, मुक्का, चोट। ये डिसीजन अपने आप में आया है एक जोर का मुक्का बन के इस स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो 3 साल से भी कम रह गया और ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम तो ना करवा पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। तो अब 3 साल के अंदर इनको नया होस्ट ढूंढना है, उसको तैयार करवाना है ना, बड़ा मुश्किल काम हो गया कॉमनवेल्थ के लिए। डिसीजन की वो है हैज़ कम। माइटी आपको मैंने बता दिया, पावरफुल को बोलते हैं। अब लो मतलब अब मुक्का, एक जो बड़ा सा घूंसा या चोट। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है इसमें, वो अभी थोड़ा आगे चल के देखते हैं। कह रहा है जी आफ्टर बर्मिंघम रिप्लेस्ड डरबन फॉर 2022 एडिशन, दिस इज द सेकेंड कंसेक्यूटिव ओकेजन व्हेन द ओरिजिनल होस्ट सिटी इज अनेबल टू होस्ट गेम्स ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। कह रहा है जी जब बर्मिंघम ने, इंग्लैंड ने रिप्लेस कर दिया डरबन को। बर्मिंघम तो समझ गया ना, इंग्लैंड में ही है, यूके में, और डरबन कहाँ है? आयरलैंड में। कह रहा है जी जब 2022 का झंझट था, 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था, उसमें आयरलैंड ने हाथ खड़े कर दिए और बर्मिंघम उसकी जगह पे आया। कह रहा है इसके बाद क्या हुआ? कह रहा है इसके बाद ये दूसरा मौका है, दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव ओकेजन। ये दूसरा लगातार ऐसा अवसर है, मौका है, जब जो ओरिजिनल होस्ट है, जो ओरिजिनल मेजबान है, उस सिटी ने बताया है वो अनेबल है, वो असक्षम है, और किस काम को करने में? होस्ट करने में, मेजबानी करने में इन गेम्स की। और किस वजह से?
ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। तो 2022 वाले को तो डरबन ने बोला भाई आयरलैंड ने हम ना करवा पाएंगे, तो यूके ने बोला ठीक है हम करवा लेते हैं। फिर 26 वाले का अगले साल ही जो अनाउंसमेंट हुआ 26 वाले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया हम ना करवा पाएंगे। तो ये दूसरा ऐसा मौका है जब कंट्री जैसा सिटी जैसा बोल रही है। बर्मिंघम की वर्ब है जी रिप्लेस्ड, दिस की वर्ब है इज, सिटी की वर्ब है इज। कंसेक्यूटिव वर्ड को याद करना बड़ा आसान है। सीक्वेंस का मतलब आप समझते हैं, सीक्वेंस मतलब क्रम, श्रृंखला, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, दिस इज द सीक्वेंस। और कन का मतलब होता है साथ में। जब कोई चीज़ साथ में आती है सीक्वेंस में वो चीज़ें कंसेक्यूटिव बन जाती हैं। समझ पाए? 2021 में कुछ हुआ, फिर 22 में हुआ, फिर 23 में हुआ, तो 3 कंसेक्यूटिव साल लगातार साल ऐसा हुआ। तो ऐसे इस वर्ड को सीक्वेंस से आप जोड़ करके रखें, कन प्लस में सीक्वेंस या सेकेटिव कंसेक्यूटिव। चलो ऐसे याद कर, मैं तो ऐसे ही करता हूँ वर्ड्स को याद, कोशिश करो ऐसे बिठा पाओ। तो कह रहा है विक्टोरिया which had uniquely proposed to organize the games over a region, had initially estimated a budget of 2.6 billion Australian dollars, but its premier Daniel Andrews said the cost could go beyond 6 billion Australian dollars. लंबा सेंटेंस है ना, यही रुक जाओ। कह रहे जो विक्टोरिया नाम का प्रोविंस है, जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया के, ऐसा समझ लो एक राज्य है। कह रहा है विक्टोरिया नाम का जो शहर है ना, जिसने यूनिकली प्रपोज किया था, एक नया ही प्रपोजल डाला था यूनिक सा, कि ऑर्गेनाइज करेगा, वो होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा CWG गेम्स की एक रीजन में। जनरली CWG को तो पूरा कंट्री होस्ट करता है ना, ऐसा थोड़ा ना इंडिया में दिल्ली होस्ट कर रहा है, पूरा इंडिया ही होस्ट करेगा। तो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नाम के जब प्रोविंस ने पहली बार ये आइडिया प्रपोज किया था कि एक रीजन में इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कोई खर्चा नहीं होगा, सिर्फ सारा विक्टोरिया दिखेगा। कह रहा है उसने इनिशियली एस्टिमेट किया था एक बजट को 2.6 बिलियन या 2600 करोड़ के ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। कह रहा है लेकिन बट इसके जो प्रीमियर हैं, इसके जो CM है, CS प्रीमियर समझ गए ना, विक्टोरिया के जो CM PM जो भी हैं, कह रहे जिनका नाम है डेनियल एंड्रयूस, उन्होंने ये कहा कि जो कीमत है ना वो जा सकती है बियॉन्ड पार 6 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के। तो 2.5 का 6 हो गया, इतना बड़ा जो है कोस्ट जो है एस्केलेशन जो है इस गेम का हो गया बजट का, है ना ऑस्ट्रेलिया में। कह रहा विच टू हिम इज मच टू या टू मच फॉर ए 12 डे स्पोर्टिंग इवेंट। कह रहा है कि जो कि विच उनके लिए, इस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, टू मच है 12 दिन के एक स्पोर्टिंग इवेंट के हिसाब से। समझ में आया सेंटेंस? विक्टोरिया जो है ना, विक्टोरिया, इसकी वर्ब है हैड एस्टिमेटेड, विक्टोरिया ने ऐसा एस्टिमेट किया था। और विच आया ऑफकोर्स विक्टोरिया के लिए, और विच की वर्ब है हैड प्रपोज्ड। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो विक्टोरिया ने प्रपोज किया और विक्टोरिया ने एस्टिमेट किया। ये विच जो है इसका एंटीसीडेंट विक्टोरिया है, ठीक है। प्रीमियर की वर्ब है सेड, कोस्ट की वर्ब है कुड गो। चलिए विच की वर्ब है इस, विच आया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए या इस अमाउंट के लिए, है ना। विच इज़ टू मच फॉर ए 12 डे स्पोर्टिंग इवेंट, ये 6 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा है 12 दिन के एक खेल के लिए, इवेंट के लिए। चलिए अब ये सेंटेंस थोड़ा सा आप देख रहे हो ना ट्रिकी सा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो करवाएंगे आपको। सवाल ये है सर, यहाँ पे लगा दिया हैड प्रपोज्ड, यहाँ लगा दिया हैड एस्टिमेटेड, तो फिर इस वर्ब ने क्या बुराई की थी, इसको भी हैड सेड लिख देते। ऐसा क्या हो पड़ा इस सेंटेंस में कि दो वर्ब्स को तो पास्ट इंडेफिनिट में लगाया और तीसरी वर्ब को पास्ट, दो वर्ब को तो पास्ट परफेक्ट में लगाया और तीसरी को इंडेफिनिट में लगाना पड़ा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में करवाएंगे। अभी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ और आगे बढ़ते हैं अपने, है ना। सोचो, यहाँ रोक करके सोचो ऐसा क्यों हुआ। कह रहा है जी विदाउट फेडरल फंडिंग एंड विद विक्टोरिया स्ट्रगलिंग ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग डेट्स, ही सेड he could not take money out of hospitals and schools in order to fund the event। कह रहा है बिना ऑस्ट्रेलिया की सरकार की फंडिंग के, फेडरल फंडिंग के, फेडरल मतलब केंद्र सरकार के पैसे, फेडरल का मतलब होता है केंद्रीय, है ना, सेंटर। कह रहा है बिना सेंट्रल या ऑस्ट्रेलिया की फंडिंग के, सरकार के, और विक्टोरिया के स्ट्रगल करने के साथ ही इसके बढ़ते हुए कर्जे की वजह से, तो इनके प्रीमियर ने ये कह दिया कि वो पैसा नहीं निकाल सकते वहाँ के स्कूलों और हॉस्पिटल से इस इवेंट को फंड करने के लिए, वहाँ पे खेल करवाने के लिए। ठीक है, तो उनका यही कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार कुछ फंडिंग करे और विक्टोरिया के अगर थोड़े से बजट जो है, मतलब डेट वगैरह जो कम हो, तभी हम इस गेम को जो है करवा पाएंगे। ही आया इस बंदे के लिए, डेनियल एंड्रयूज के लिए। ही की वर्ब है सेड, ही की वर्ब है कुड नॉट टेक। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस मकसद से, इसको इन अ बिड टू, विद अ व्यू टू, ऐसा भी आप लिख सकते हैं ना। इन ऑर्डर टू, विद अ व्यू टू और इन अ बिड टू एक ही बात है।
कह रहा है जी इवन दो द डेवलपमेंट हैज़ कम एज अ ह्यूज एम्बेरसमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया विच हैज़ होस्टेड 5 CWG एडिशंस इंक्लूडिंग 2018 गोल्ड कोस्ट, PM Anthony Albanese looked forward to hosting the Women's Football World Cup and 2032 Brisbane Olympics। इतना ही पढ़ लेते, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जी यहाँ तक कि जबकि इवन दो, हालांकि ऐसा समझ लो, हालांकि यहाँ तक कि हालांकि। कह रहे जो डेवलपमेंट है, जो ये घटनाक्रम है जो अभी भी हुआ, ये आया है एक बड़े एम्बेरसमेंट के तौर पे, ह्यूमिलिएशन के तौर पे, शैगरिन के तौर पे। और किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया नाम के इस देश के लिए, है ना, फॉर ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा ऑस्ट्रेलिया? भाई साहब जो होस्ट कर चुका है 5 CWD एडिशंस को, 5 कॉमनवेल्थ के गेम्स को, जिसमें 2018 का लेविश गोल्ड कोस्ट CWG भी शामिल है, बड़ा CWG था। कह रहा है हालांकि ये सब कुछ हो चुका है इवन दो, फिर भी जो PM जो है ना, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलियन PM, वो लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हैं, वो आशा कर रहे हैं, है ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्या करने की? होस्ट करने की, मेज़बानी करने की विमेन वर्ल्ड जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप को और 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक्स को। अच्छा ये कौन से ओलंपिक्स है? विच वुड रन ऑन अ डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये वही ओलंपिक्स हैं जो एक डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल पे चलेंगे, कमाई के दूसरे स्रोत पे चलेंगे, सोर्स पे चलेंगे। और कब ये चलेंगे? एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, 1.5 महीना से 2 महीना। आया सेंटेंस समझ में? तो ऑस्ट्रेलिया ने ना बड़ी एम्बेरसमेंट झेली है, लेकिन 5-4 ये CWG ऑलरेडी करवा भी चुका है। अब यहाँ के PM जो है वो यही बोल रहे हैं कि CWG तो नहीं करवाएंगे इस साल, लेकिन आगे जो है ना, जो है विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप करवा लेंगे, फिर 7 साल 10 साल बाद ब्रिस्बेन में ओलंपिक्स करवा लेंगे, जिनका रेवेन्यू मॉडल अलग होगा। डेवलपमेंट यानी घटनाक्रम, इसकी वर्ब है हैज़ कम, विच की वर्ब है हैज़ होस्टेड, विच आया ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंथनी एल्बनीज की वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू, एक फ्रेजल वर्ब होती है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आशा करना, किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना, एक्सपेक्टेशन रखना। जैसे यू विल लुक फॉरवर्ड टू अ गुड रिजल्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद में आप आशा रखते हैं, लुक फॉरवर्ड टू करते हैं एक अच्छे रिजल्ट की। और ये लुक फॉरवर्ड टू है ना, इसमें टू एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद में एक नाउन आ सकता है। आई लुक फॉरवर्ड टू अ गुड रिजल्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू सक्सेस, आई लुक फॉरवर्ड टू अ विजिट, टू अ मीट, है ना। इसी वजह से हमने यहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन बन रहा है, अपने बाद में एक नाउन लेने की काबिलियत रखता है। इसलिए जब भी वर्ब लगाई जाएगी ऐसे टू के बाद में, वो वर्ब की ING फॉर्म में आती है। संडे को इस पर एक सेशन कर चुके हैं, लास्ट ही जाकर के चेक कर लेना, 15 मिनट में कॉन्सेप्ट आपको सिखाया होगा। और आगे बढ़े, समझ में आ गया ना सेंटेंस? चलो ये संडे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म कब आती है, पिछले ही संडे को आई थी। कह स्टिल द कंट्री मे हैव टू डील विथ क्रेडिबिलिटी इश्यूज इन द रन अप टू ब्रिस्बेन 2032। कह रहा फिर भी इस कंट्री को हो सकता है डील विद करना पड़े, निपटना करे पड़े, कोप विद करना पड़े, टैकल करना पड़े भरोसेमंदी के इश्यूज़ को, ट्रस्ट वर्दीनेस के इश्यूज़ को। और कब? अपनी तैयारी में, रनअप में 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक से पहले। अब ऑस्ट्रेलिया से लोगों का भरोसेमंदी उठ रही है ना, बार बार मना कर देता है हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे, तो 2032 में हो सकता है ओलंपिक के लिए मना बोल दे। तो थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी इशू जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ में अब खड़ा हो गया है। कंट्री की वर्ब है जी मे हैव, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं आपकी मजबूरी को। तो कंट्री को हो सकता है मजबूरी में डील विद करना पड़े, है ना। द कंट्री मे हैव टू डील विद। क्रेडिबिलिटी आपकी भरोसेमंदी है, रिलायबिलिटी है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, बिलीवेबिलिटी है ना। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होते हैं। रन अप टू का मतलब होता है तैयारी किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ के होने से जो पहले का टाइम है, दैट इज़ योर रन अप, है ना। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन और CGF which was given only an 8 hours notice, the decision to add more sports and changed plans for venues added considerable expenses। कह रहा है जी CGF के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू CGF कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के हिसाब से, जिसको दिया गया महज 8 घंटे का नोटिस, कह रहा है उनके हिसाब से जो डिसीजन है ऐड कर देने का और ज़्यादा खेलों को इस स्पोर्टिंग इवेंट में, और जो बदले हुए प्लान्स का है वेन्यूज़ के लिए उसने ऐड कर दिया है बहुत बड़े एक्सपेंसेस को, कंसीडरेबल एक्सपेंसेस को। वेन्यू का मतलब होता है लोकेशन। तो अब लोकेशन बदलेगी, ऑस्ट्रेलिया की जगह पता नहीं कहाँ पे होगा, कौन सी कंट्री तैयार होगी, और खेल आपने और ऐड कर रखे हैं। तो CGF तो यही कह रहा है जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार करवाना। 8 घंटे का ही हमें नोटिस मिला, ऑस्ट्रेलिया ने मना बोल दिया, अब कैसे करवाएं इसको, खर्चा बढ़ता जा रहा है। चलिए
विच आया CGF के लिए, विच की वर्ब है वॉज गिवन। देखो एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, कितना फॉर्मूला बेस्ड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, तो विच के हिसाब से आपने वर्ब को सिंगुलर लगाया। डिसीजन की वर्ब है एडिट। कंसीडरेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी हो साइज में, जो नज़रअंदाज करने लायक ना हो, जिसको कंसीडर करना ही पड़े। कंसीडरेबल मतलब नोटिसेबल, जिसको कंसीडर करना ही पड़े, और हर वो चीज़ कंसीडरेबल होगी जो आकार में मात्रा में बड़ी होगी, सिग्निफिकेंट होगी, है ना, सब्सटेंशियल होगी। चलिए आगे बढ़े। अब दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट से देख लो। इस सेंटेंस में एक एरर है। अब मुझे पता है मैं ऐसे बोलूँगा तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा, है ना, जो लोग पढ़ ही नहीं रहे रोज़ उनको कैसे पता लगेगा। मैं आपको ना स्पेसिफिक वो फ्रेज बता देता हूँ जहाँ पे एरर है। यहाँ पे मुझे एरर जो है सही करके कौन बता सकता है, कमेंट्स में बताए, ठीक है। मैं नहीं करवा रहा, आपको करवा रहा हूँ, बहुत बार हो चुकी है एरर्स इस कॉन्सेप्ट में। इस जो है फ्रेज के अंदर जो एरर आपको लग रही है उसको सही करके कमेंट्स में डाल दो, जो डालोगे कमेंट्स को हार्ट दूंगा ज़रूर से। अब आ जाओ पहले कॉन्सेप्ट पे, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं, एक है लेस और एक है लेसर। तो जो नया बच्चा होता है उसके हिसाब से दोनों बराबर हैं, लेकिन आप तो पुराने वाले हो ना, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। लेस का मतलब होता है मात्रा में आकार में छोटा या कम। लेसर का मतलब होता है महत्वपूर्णता में इंपॉर्टेंस में कम। समझ पा रहे हैं? एक तो है आकार में या मात्रा में कम, और एक है अपने इंपॉर्टेंस में, अपनी महत्वपूर्णता में कम। अब दोनों को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। शालिनी हैड टू सेटल फॉर अ लेस जॉब या लेसर जॉब ड्यू टू हर फाइनेंशियल बर्डन्स। शालिनी को सेटल करना पड़ा, आखिरकार मानना पड़ा एक लेस या लेसर जॉब के लिए। चूज़ करो किसको लगाऊं मैं, और किस वजह से, अपनी फाइनेंशियल बर्डन्स की वजह से। तो जो जॉब शालिनी को मिली उसने वही जॉब ले ली, कि कौन घर बैठेगा, दूसरी जॉब जो है तलाश करेगा, छोटी जॉब मिलती है वही ले लेते हैं। अब ये बताओ क्या लगाऊं मैं यहाँ पे। अजी ऑफकोर्स लेसर जॉब आएगा। लेस जॉब का मतलब होगा कम जॉब, क्वांटिटी में कम जॉब। जॉब की कोई क्वांटिटी होती है क्या? नौकरी तो नौकरी होती है, चाहे आप स्वीपर बन जाएं, चाहे आप CEO बन जाएं, चाहे आप सफाई वाले बन जाएं, चाहे आप किसी कंपनी के मालिक बन जाएं, है ना, CEO बन जाएं। जॉब तो जॉब ही है ना, जॉब तो एक ही होगी। तो यहाँ एक या दो जॉब की बात नहीं है। शालिनी को कम इंपॉर्टेंट जॉब के साथ में सेटल करना पड़ा। शालिनी तो CA थी लेकिन काम कर रही है अकाउंटेंट का। लेसर जॉब की बात हो रही है, लेस इन इंपॉर्टेंस, सो यूल यूज़ द वर्ड लेसर हियर। मेरे ख्याल से लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और बनाते हैं। मोस्ट इंडियन कंज्यूमर्स लुक फॉर मोर क्वांटिटी एट अ लेस या लेसर प्राइस, मिसिंग आउट द एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। ज़्यादातर इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं वो लुक फॉर करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी के लिए कम प्राइस पे। और ये कैसे लुक फॉर करते हैं भाई? ये लुक फॉर करते हैं पूरे तरीके से नज़रअंदाज करते हुए क्वालिटी के एस्पेक्ट को। थोड़े में ज़्यादा मिल जाए, चाहे क्वालिटी कैसी भी हो। अब ये बताओ प्राइस लेसर होगा या लेस होगा? लेसर हो सकता है, लेस इंपॉर्टेंट प्राइस भी हो सकता है, लेकिन जनरली प्राइस को क्वांटिटी में तोला जाता है। 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया। 20 रुपया 30 से कम है, 10 रुपया 20 से कम है। तो लेस प्राइस की बात की जा रही है यहाँ पे। टेक्निकली देखोगे तो लेस प्राइस आपको यूज़ करना चाहिए। आया कॉन्सेप्ट समझ में? यहाँ पे लेसर, यहाँ पे लेस। अब ये तीसरा वाला है ना, ये आपको करना है, करके दिखाओ इसको। प्रोडक्टिव पीपल फोकस ऑन देयर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, अवॉइडिंग टू वेस्ट टाइम ऑन लेस या लेसर इश्यूज़। जो प्रोडक्टिव पीपल हैं वो फोकस करते हैं अपनी प्राथमिकताओं पे सबसे पहले, अवॉइड करते हुए टाइम वेस्ट करने को ऐसे इश्यूज़ पे जो लेस हैं या लेसर हैं। क्या लगाऊं मैं यहाँ पे? वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स में डालो, जो आपका मन कह रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग वही होगी आपकी। लेस कह रहा है आपका मन या लेसर कह रहा है, कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, पहले अपना डाल लो, देख लो जो आपको आता है। यहाँ पे आंसर आएगा लेसर इश्यूज़। वो लेसर इश्यूज़ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते भाई साहब, वो अपनी प्रायोरिटीज़ पूरी करते हैं और अपना जो है, ठीक है ना, गेट इन गेट आउट, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। जो काम करना है उसी काम पे फोकस करते हैं। चलिए लास्ट सेंटेंस में एक और एरर है, पकड़ में आई हो तो बता दें, आपको नहीं आई हो तो भी बता दें। यहाँ पे वेस्ट टाइम लिखना गलत हो जाएगा। अवॉइड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं लेती। अवॉइड, कंसीडर, रिसेंट, रिपोर्ट, माइंड, डोंट माइंड, याद है ना सारे वो वर्ड्स। अवॉइड वर्ड अपने बाद में वर्ब के ING फॉर्म लेगा, दूसरी वर्ब के हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना चाहिए वेस्टिंग, ठीक है। अवॉइड, अवॉइड, वेस्टिंग। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरे पे आएंगे, थोड़ा जल्दी करवाता हूँ यार, है ना, ऐसे टाइम बहुत लग जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है जी? दो कॉन्सेप्ट मिला दिए मैंने। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी पास्ट का रेफरेंस सेंटेंस में दिया हो तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करें, चाहे तो पास्ट इंडेफिनिट, चाहे पास्ट कंटिन्यूस, और चाहे पास्ट परफेक्ट। आइंस्टाइन हैज़ प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1912। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सन 2012
सन 1912 में। क्या ये सेंटेंस सही है? निहायत ही गलत सेंटेंस है भाई। 1912 तो बीत गया ना, बीता कि नहीं बीता? टाइम ऑफ पास्ट मिल गया आपको भाई, रेफरेंस ऑफ पास्ट मिल गया, पास्ट का टाइम मिल गया। यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, 1912, 2022। तो जब पास्ट का टाइम मिल गया तो भैया प्रेजेंट टेंस यहाँ पे क्या कर रहा है? गलत है। अब आप यहाँ पे चुपचाप पास्ट इंडेफिनिट लगा दें, क्योंकि और कोई रेफरेंस आपको दिया नहीं हुआ। तो आइंस्टीन प्रपोज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, ये आपका पहला रूल था। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट कहता है? आप पास्ट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन उसमें आपको एक पास्ट की रेफरेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। अब देखो कैसे। आइंस्टीन प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1912 बिफोर ही वॉज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने प्रपोज कर दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 1912 में, इससे पहले कि उसको प्राइज मिलता नोबेल वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब मुझे बताओ, इस सेंटेंस के हिसाब से पहले नोबेल मिला इस आइंस्टीन को, या पहले उसने रिलेटिविटी की थ्योरी को डिस्कवर किया? भाई इससे पहले ये काम हो चुका था, मैं पहुंच गया था बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी डिस्कवर कर ली थी बिफोर उसको नोबेल दिया गया। तो ये टाइम जो है ये भी पास्ट में, लेकिन ये हुआ पहले, ये वाला काम हुआ पहले। और बिफोर के बाद ये वाला काम भी पास्ट में, लेकिन ये काम हुआ बाद में। तो जब पास्ट में दो काम हो जाएं और जो काम पास्ट के भी पास्ट में हो, दैट काम, दैट वर्ब इज टू बी फ्रेम्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ गए? कौन? देखो पूरा समझना है इस कॉन्सेप्ट को, सिर्फ सुनने को मत बोलो, अंदर से फीलिंग आए आपके। सर यहाँ पे हैड V3 लगना चाहिए, क्योंकि ये काम पास्ट का भी पास्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक का नोबेल जब मिला था उससे पहले ये काम हो चुका था, ठीक है? तो हैड V3। थर्ड सेंटेंस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी बच्चों पूछते हैं, रीडिंग में बहुत आता है। मान लीजिए ऐसा दिया गया हो, आइंस्टीन वॉज गिवन द नोबेल फॉर डिस्कवरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो ही हैड ऑलरेडी प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1912। अब आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में तो पास्ट का पास्ट दिया ही नहीं हुआ, एक ही वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है प्रपोज्ड, तो यहाँ पे हैड निकाल दूँ क्या? 1912 लिखा हुआ है, हैड निकाल देता हूँ, पास्ट V2 लगा देता हूँ मैं इसको। ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1912। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं भैया, यहाँ भी हैड V3 आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि आपको पास्ट का रेफरेंस पिछले सेंटेंस में दे दिया ना। ऐसे कसम मत खा लो कि सर मेरे सेंटेंस में जब पास्ट का रेफरेंस आएगा तभी मैं पास्ट इंडेफिनिट लगाऊंगा। राइटर्स ने ऐसी कसम नहीं खाई हुई, राइटर्स ने यहाँ पे आपको पास्ट का रेफरेंस दे दिया भाई, इसलिए यहाँ पे अब पास्ट के पास्ट का रेफरेंस ऑटोमेटिकली आपको मिल चुका है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हैड प्रपोज बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जी, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया चीफ एग्जीक्यूटिव क्रेग फिलिप्स सेड दैट द कोस्ट ओवररन वाज अ ग्रोस एग्जैजरेशन। कॉमनवेल्थ गेम के जो चीफ हैं ऑस्ट्रेलिया के, या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिनका नाम है क्रेग फिलिप्स, उन्होंने ये कहा कि जो कोस्ट का ओवररन है, ओवररन क्या होता है? रन कर जाना, ओवर बहुत आगे बढ़ जाना, किसी चीज़ का एक्सेसिव हो जाना, एस्केलेट कर जाना, समझ गए ना, बियॉन्ड चले जाना। तो उन्होंने ये बोला कि कोस्ट का जो बढ़ जाने का काम है, आगे बढ़ जाने का, वो एक पूरे तरीके से अतिशयोक्ति है, एग्जैजरेशन है, ओवर स्टेटमेंट है, बढ़ा चढ़ा के कही गई बात है। कह रहा है जी, वाइल विक्टोरियाज लीडर ऑफ अपोजिशन जॉन पेसिटो टर्म द कैंसलेशन अ मैसिव ह्यूमिलेशन। कह रहा है जबकि विक्टोरिया का जो लीडर ऑफ अपोजिशन था, जिसका नाम है जॉन पेसिटो, कह रहा उसने टर्म कर दिया, उसने नाम दे दिया इस पूरे कैंसलेशन को एक बड़ी एम्बेरसमेंट, एक बड़ी शैग्रिन, बड़ी सी, समझ गए ना क्या होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, बड़ी सी एम्बेरसमेंट का नाम दे दिया। चलिए, क्रेग फिलिप्स कॉमनवेल्थ चीफ जो ऑस्ट्रेलिया के, उनकी वर्ब है सेड, कोस्ट ओवररन की वर्ब है वॉज, एग्जैजरेशन मतलब ओवर स्टेटमेंट, अतिशयोक्ति, बड़ी बात, जॉन पेसिटो की वर्ब है टर्म्ड, ह्यूमिलेशन, शैग्रिन, आपकी वो वाली भावना की धरती फट जाए और मैं अंदर चला जाऊँ, है ना। कह रहा है जी, द डेवलपमेंट हैज़ पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर द फ्यूचर ऑफ बिग बास्केट या बिग टिकट मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स बिकॉज ऑफ द स्टैगरिंग फाइनेंशियल बर्डन इन्वॉल्व विद द होस्टिंग। कह रहा है इस पूरे घटनाक्रम ने पुट कर दिया क्वेश्चन मार्क को, रख दिया एक सवाल को, और किसके ऊपर भाई? पूरे ही फ्यूचर के ऊपर, ये बड़ी टिकट वाले बिग टिकट मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स पे। बिग टिकट मतलब ये बड़ा ड्रॉ करते हैं, बहुत बड़ी अट्रैक्शन होते हैं ये, है ना। तो ये बड़ी लाइमलाइट वाले मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया है। और क्यों? इस वजह से बिकॉज ऑफ जो स्टैगरिंग फाइनेंशियल बर्डन है,
जो हैरान कर देने वाली, सरप्राइज या स्टॉनिश करने वाला पैसे का जो वजन है, बोझ है, जो इन्वॉल्व होता है इनकी होस्टिंग के साथ में, इन गेम्स की मेजबानी के साथ में। ठीक है, चलिए सिंपल सा सेंटेंस है, रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। डेवलपमेंट की वर्ब है जी हैज़ पुट ए क्वेश्चन मार्क, किसी चीज़ को सवालों के घेरे में लाना। स्टैगरिंग मतलब हैरान करने वाला, सरप्राइज करने वाला। एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग इज कॉल्ड स्टैगरिंग या एस्टॉनिशिंग। कह रहा है जी वाइल द होस्ट हैव बीन लुकिंग एट वेज ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट एस्केलेशन, द राइजिंग एक्सपेंसेस हैव मेड द कॉन्डक्ट ऑफ सच गेम्स वर्चुअली अ प्रिविलेज फॉर बिगर इकोनॉमीज। पूरे आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस यही है, ध्यान दे लेना इस पर सारे सवाल बनेंगे क्वेश्चन वाले। कह रहा है जी जहाँ जो होस्ट है, मेजबान है, वो लुक एट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं उन रस्तों पे, वेज के, जो है कंट्रोल करने के कॉस्ट एस्केलेशन को, कॉस्ट में दामों में इजाफे को। हर मेजबान यही चाहता है कि कैसे भी करके सस्ते में निपटा दूँ। कह रहे जहाँ ऐसा हो रहा है, वहीं बढ़ते हुए जो खर्चे हैं ना, उन्होंने बना दिया है कॉन्डक्ट को। कॉन्डक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अंजाम देना, कैरी आउट करना, कंडक्शन करवाना। कह रहे जो बढ़ते हुए एक्सपेंसेस हैं, उन्होंने बना दिया है मेजबानी को, कंडक्शन को, ऐसे गेम्स के वर्चुअली, यानी एक तरह से एक विशेषाधिकार, एक प्रिविलेज, एक स्पेशल राइट बड़ी इकॉनमीज़ के लिए, बड़ी व्यवस्थाओं के लिए, जो है अर्थव्यवस्थाओं के लिए। तो इतना पैसा खर्च होता है कि आज की डेट में बड़ा कंट्री सोच सकता है कि हम जो है ओलंपिक करवा लेंगे, ये फलाना गेम करवा लेंगे, ढिमकाना करवा लेंगे। छोटे मोटे तो यही सोचते रहते हैं कि कैसे करवाएं, कैसे खर्चा कम से कम हो, है ना। होस्ट जो है मेजबान, इनकी वर्ब है हैव बीन लुकिंग एट। व्हेन यू लुक एट समथिंग, आप उस चीज़ की तरफ ध्यान देते हो, फोकस करते हो। एक्सपेंसेस की वर्ब है हैव मेड। एस्केलेशन और ओवररन एक ही बात है, किसी चीज़ में इजाफा, इंक्रीज या राइज, है ना, राइज। प्रिविलेज होती है एक विशेषाधिकार, स्पेशल राइट। बड़े देशों के पास ही इतना पैसा है कि वो इस गेम को करवा सकते हैं, तो एक विशेषाधिकार सा मिल गया उनको कि कोई भी गेम हो तो आपको ही करवाना है। करेक्ट दैट only 5 countries have staged 18 out of 22 editions of Commonwealth Games, which began as the British Empire Games 1930, and no African nation has ever hosted the Olympics. Point to this. कह रहे जी ये बात की दैट कि 5 ही कंट्रीज हैं दुनिया में, ओनली 5 कंट्रीज जिन्होंने स्टेज किया है, होस्ट किया है, कंडक्ट करवाया है 22 में से 18 एडिशंस को कॉमनवेल्थ गेम्स के। तो 22 बार ही हुए हैं ये, जिनमें से 18 बार सिर्फ 5 कंट्रीज़ ने करवाया। कह रहा है एक तो ये बात, और कह रहे ये वही गेम है जो शुरू हुए थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम पे सन 1930 में, आज से 90 साल पहले। और कह रहा है दूसरी बात ये कि कोई भी अफ्रीकन नेशन नहीं है दुनिया में आज तक जिसने मेज़बानी की हो ओलंपिक्स की। 22 में से 18, 5 ही देश करवा रहे हैं, और आज भी अफ्रीका में एक भी देश ने ओलंपिक नहीं करवाया। कह रहा है दैट जो है ना, ये बात जो है अपने आप में, दैट इज़ या दैट पॉइंट्स टू दिस, ये बात ही पॉइंट करती है, इशारा करती है इस चीज़ की तरफ। ठीक है ना, तो वो बिग टिकट इवेंट्स जो है बड़ी कंट्री करवा सकती हैं, इस चीज़ की तरफ ये बात इशारा करती है। दैट की वर्ब है जी पॉइंट। ठीक है, दैट की वर्ब है पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट्स होना चाहिए टेक्निकली, दैट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर रखा जाए। दैट पॉइंट्स टू दिस। कंट्रीज की वर्ब है हैव स्टेज्ड। विच की वर्ब है बिगेन, विच आया CWG के लिए। नेशन की वर्ब है हैव होस्टेड। नो अफ्रीकन नेशन हैज़ या हैव होस्टेड, है ना। चलिए, द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द CWG विल डिसअपॉइंट द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनस। कह रहे जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है इस CWG गेम के चारों ओर, ये डिसअपॉइंट करेगी, निराशा लाएगी भारत के खिलाड़ियों में भी, स्पोर्ट्स पर्सन में भी। और कौन है बंदे? कह रहे ये वही बंदियाँ हैं हु हैव डन वेल इन दीज गेम्स इंक्लूडिंग इन 2010 व्हेन न्यू दिल्ली होस्टेड इट। कह रहे ये वही स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने बड़ा अच्छा किया है इन गेम्स में, CWG में, जिसमें शामिल है 2010 के CWG, जब दिल्ली ने इनको होस्ट किया था, भारत में इनको मेज़बान करवाया गया था। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, इसकी वर्ब है जी विल डिसअपॉइंट। हु आया है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वर्ब है हैव डन। हु का एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। न्यू दिल्ली की वर्ब है होस्टेड। कह रहा है थाउजेंड ऑफ एथलीट्स फ्रॉम 72 कॉमनवेल्थ नेशंस एंड टेरिटरीज विल होप दैट द CGF सक्सीड्स इन द ऑनरस टास्क ऑफ फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव होस्ट। कह रहा है हज़ारों खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं 72 कॉमनवेल्थ देशों में से और टेरिटरीज़ में से। कह रहे वो आशा करेंगे, होप करेंगे, और क्या होप करेंगे भाई, दैट वो ये कि जो कॉमनवेल्थ फेडरेशन है वो सक्सीड हो जाती है, वो कामयाब होती है इस बड़ी जिम्मेदारी में, ऑनरस टास्क में, जो है फाइंड करने का एक ऑल्टरनेटिव होस्ट को, एक वैकल्पिक मेज़बान को।
तो सारे खिलाड़ी अब यही सोच रहे हैं कैसे भी करके 26 का करवा दो, किसी और को तैयार कर लो, नहीं तो हमारा गेम जो है रह जाएगा। थाउजेंड्स की वर्ब है जी विल होप, CGF की वर्ब है सक्सीड्स, है ना। ऑनरस आप जानते हैं बर्डन सम या बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट हो, हार्श हो, बर्डन सम हो। आर्डुअस इसके लिए एक वर्ड था, आर्डुअस, है ना। करेक्ट, बट क्वेश्चंस विल कंटिन्यू टू बी आस्क्ड ऑन द नीड फॉर व्हाट मैनी कंसीडर एन एक्रोनिस्टिक इवेंट। लेकिन सवाल जो है वो जारी रहेंगे पूछे जाने, विल कंटिन्यू टू बी आस्क्ड, इस नीड पे ज़रूरत के, और जो ज़रूरत किसकी है, करेक्ट, फॉर व्हाट एक ऐसी चीज़ के लिए है जिसको मैनी बहुत लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं, एक एन एक्रोनिस्टिक इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, चलन से बाहर हो चुका है। करें अब कैसे, करें कमिंग टुगेदर ऑफ नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ अ शेयर्ड कॉलोनियल हिस्ट्री एंड नॉट ज्योग्राफी। करें ये वही इवेंट है जो कमिंग टुगेदर है, साथ में आने का काम है कई नेशंस का, जो एक आधार पे है शेयर्ड कॉलोनियल हिस्ट्री के, आपस में साझा की गई गुलामों वाली हिस्ट्री के, इंपीरियल हिस्ट्री के, ना कि किसी ज्योग्राफी के, ना ही किसी एरिया के। लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है। क्वेश्चंस को पूछा जाएगा या पूछा जाता रहेगा, क्वेश्चंस विल कंटिन्यू टू बी आस्क्ड। मैंने की वो है कंसीडर, एक ऐसी चीज़ को जिसको बहुत लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं, एक ऑब्सोलीट इवेंट। कॉलोनियल मतलब आपकी गुलामी भरी, इंपीरियलिस्टिक बोल सकते हैं, उपनिवेशवादी या सामंतवादी भी इसको बोल सकते हैं। चलिए रैपअप करें सेशन को। लास्ट वाली लाइन वास्तव में गौर करने लायक है, अगर आपको ये फील हुई हो, है ना, इसको समझ पाए हो तो। आओ अपने आर्टिकल पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्यों बड़े जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स हैं वो बड़ी इकॉनमी के लिए एक प्रिविलेज बन चुके हैं, ऐसा क्यों। 5 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आज 4 की जगह पे आराम से पढ़ो, दिमाग आपको चलाना है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, इसका आंसर डाल सकता हूँ कमेंट सेक्शन में हिंट के साथ में, ठीक है। पेपर तो आपकी जगह मैं दे के नहीं आऊँगा, कोशिश करो इसका आंसर निकालने की। फर्स्ट कमेंट में आंसर भी डाल रहा हूँ और हिंट भी डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। चलो सेकेंड वाला कह रहा है जी, कह रहा है जी कैसे जो अनसर्टेनिटीज़ हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के चारों ओर वो इम्पैक्ट करती हैं भारत के खिलाड़ियों को। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ना भी दूं मैं ऑप्शन तो भी आप बता दोगे, फिर भी ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, सही वाला ऑप्शन चूज़ करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर हम डाल देंगे, वहाँ से आप मैच करें। थर्ड पे आओ, एन एक्रोनिस्टिक, क्या मीनिंग है भाई इसका। मेरे ख्याल से ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। क्रोनो रूट से बना हुआ है, अब ढूंढ के बता दो इसका आंसर क्या होगा। चौथे में शैगरिंग का सिनोनिम पूछा है, शैगरिंग आप जानते हैं, वही वाली फीलिंग है ना, वही वाली उसी टाइप की, तो वो फीलिंग के लिए कौन सा वर्ड होगा, निकाल लो। पाँचवें में आपसे पूछा है कि ऐसी चीज़ या किसी चीज़ को ओवरस्टेट करना, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा के बताना, ओवरस्टेट करना, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, बिल्कुल ही अपने स्केल से बाहर है, छोटी सी चीज़ का पहाड़ बना देना। क्या बताएंगे इसके लिए कौन सा वन वर्ड होगा जी, बता दो यहाँ पे कमेंट्स में, आंसर डाला हुआ है। 6वें 7वें में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली एरर आपको मिल सकती है इस फ्रेज में, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है पास्ट परफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में। तो अच्छे से करवा दिए दोनों कॉन्सेप्ट, एरर्स को ढूंढो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले, क्वेश्चन को चेक करना, कमेंट सेक्शन से आंसर्स को और मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।